हेलो फ्रेंड्स, और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में यूजीसी नेट जेआरएफ में मेरे नोट से रिवीजन का तीसरा पार्ट। और मैंने आपको बोला था कि मैंने ये नोट से ही रिवीजन करके 2 बार नेट भी क्वालिफाई किया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमेशा जो है प्रायोरिटी पे रखा है रिवीजन के लिए। तो मैं अपना नोट्स इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी रिवीजन कर सकें। कम समय में ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का। बाकी तो हम जेआरएफ के लिए डिटेल में बाद में टॉपिक्स लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं। मिन्नो बुक जो सम्मेलन हुआ था 1968 में, ये नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है। तो इसमें कह रहा है कि लोक प्रशासन के कौन से 4 मुद्दों पर मिन्नो बुक सम्मेलन में बहस की गई थी। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि मिन्नो बुक सम्मेलन जो है वो आया कब था। तो 1968 में आया था मिन्नो बुक सम्मेलन। और इसमें जो 4 बहस के मुद्दे थे वे हैं प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। उसके बाद से है कि ओम्बड्समैन, जिसको वर्तमान में लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं, उसकी स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी 1809 में। और उसके बाद से फिनलैंड में हुई थी 1919 में। और उसके बाद न्यूजीलैंड में 1962 में। और उसके बाद यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, जिसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, 1967 में यहाँ पे स्थापना हुई थी। अल्प विकास जो शब्द है, इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन किया था अल्प विकास शब्द का, इमैनुअल वेरेस्टाइन ने। और यदि पूछा कि इस शब्द के प्रस्तावक कौन हैं, तो समीर अमीन जो है अल्प विकास शब्द के प्रस्तावक हैं। और प्रतिपादन किसने किया? तो इमैनुअल वेरेस्टाइन ने। फिर कह रहा है कि सुमेलित करना है। तो यहाँ कुछ टॉपिक्स हैं जिनको सुमेलित करना है। पेरिस्त्राइका एवं ग्लासनोस्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूएसएसआर में 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचोव का काल था तभी आया था। ये राजनीतिक और आर्थिक सुधारों से संबंधित है। कई बार पूछ लेता है पेरिस्त्राइका और ग्लासनोस्ट किससे संबंधित है, तो ये आर्थिक और राजनीतिक सुधार से संबंधित हैं। और ये मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लाया गया था। यथार्थवाद का सिद्धांत तो सभी को मालूम है, हैंस जे मार्गेंथो से इसका संबंध है। पराश्रयता का जो सिद्धांत है, ये 2021 के पीजीटी में भी पूछा था, कई बार पूछा है क्योंकि इससे कई विचारक संबंधित हैं। तो एंड्रे गुंडर फ्रैंक का भी ऑप्शन उसमें दिया था, उसमें इमैनुअल वालेस्टाइन का ऑप्शन नहीं दिया था। हालांकि ये भी इसके प्रतिपादकों में से एक है, इमैनुअल वालेस्टाइन। और एंड्रे गुंडर फ्रैंक भी पराश्रयता सिद्धांत से संबंधित हैं। व्यवस्था सिद्धांत की बात करें तो मार्टिन का प्लान जो है इससे संबंधित हैं। और एक फेमस स्टेटमेंट है, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है, ये लेनिन का स्टेटमेंट है। और फिर से यहाँ पे देखिए पराश्रयता सिद्धांत इमैनुअल वालेस्टाइन से संबंधित है। और उसी को इंग्लिश में डिपेंडेंसी थ्योरी भी बोलते हैं, जो कि गुंडर फ्रैंक से संबंधित है। और ये पीजीटी 2021 में पूछा भी था। नेक्स्ट देखते हैं, नागार्नो कराबाख जो विवाद है वो किनके बीच था? तो आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच नागार्नो कराबाख का विवाद था। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन है? तो अरस्तु की उपेक्षा हाब्स ने किया। पहला आधुनिक विचारक हाब्स है जिसने अरस्तु की उपेक्षा की। यहाँ पे सुमेलित करना है आपको। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की बात की मार्क्स ने। कम्युनिस्ट पार्टी लेनिन द्वारा स्थापित हुई। हेजेमनी की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ग्रामस्की से संबंधित है। और बहुकेंद्रीयता टोगलियाटी से संबंधित है। 20वीं शताब्दी का जो जैकोबिनिज्म है एम.एन. राय से संबंधित है। और विकास का एकीकृत सिद्धांत अरविंद से संबंधित है, जिनको कई बार अरविंदो भी कहा जाता है। और स्वैच्छिक निर्धनता महात्मा गांधी से। मैंने हिंदू के रूप में जन्म तो लिया परंतु उस रूप में मरूंगा नहीं, ये स्टेटमेंट अम्बेडकर जी का है। और यही रीज़न है कि अम्बेडकर जी ने अपने जीवन के अंतिम काल में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बिकॉज जो बौद्ध धर्म है वो आचरण की प्रधानता जो है रखता है। आचरण, शुद्ध आचरण, सही आचरण पे बल देता है, न कि किसी धर्म विशेष को मानता है। परस्पर व्यापी मतैक्य का जो सिद्धांत है इसकी वकालत किसने की? तो जॉन रॉल्स ने की। और फिर से पूछा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज, ये सुमेलित करने को कई बार दे देता है। तो पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। और अगर आपको एक भी विकल्प पता हो, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है, प्रशासनिक कॉलेज कहाँ है, दिल्ली में है, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो सकता था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज यानी प्रशासनिक जो कॉलेज है वो नई दिल्ली में है, याद रख लेंगे आप। यहाँ पे कह रहा है कि अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेटियर्स के रूप में पैरेटो द्वारा जो किया गया वर्णन है वो किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता है? तो पैरेटो द्वारा जो ये स्पेकुलेटर्स और रेटियर्स की जो संकल्पना दी गई, ये मार्क्स के शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता है। जो पैरेटो का स्पेकुलेटर्स और रेटियर्स अवधारणा है वो मार्क्स के शासनात्मक गुट के अभिलक्षण से मैच करता है।
एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। कानून जो है न्यायोचित और अन्यायोचित का नियम है, और जो कोई विधि से विपरीत नहीं है वो अन्यायोचित नहीं माना जा सकता, ऐसा हाब्स का कथन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको मान सकते हैं। रूसो की कृतियों का क्रम पूछा है, सही अनुक्रम क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक्स पढ़ा होगा तो देखा होगा जो शुरुआत किया था रूसो ने, और डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस नाम का एक पहला ऐसे लिखा था, जिसकी वजह से उनको अपने लेखन शैली पे भी विश्वास हो गया, क्योंकि इसे जो है फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो रूसो की पहली कृति है अ डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस। उसके बाद है अ डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, दैन एमिली, और जो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये अंतिम, मतलब इन चारों में अंतिम, तो इसको क्रम से लगाना होता है। पहला याद रखेंगे डिस्कोर्सेज ऑन द आर्ट एंड साइंस, और आपका चौथे नंबर पे है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे सुमेलित करना है। तो ऑन लिबर्टी जो है जे.एस. मिल की पुस्तक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये किताब, कई बार पूछा है। और लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है। एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, ये रॉबर्ट नाजी की किताब है। तीनों किताबें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा आप। यहाँ पे कह रहा है कि उचितता या फेयरनेस के रूप में न्याय की बात किसने की? उचितता या फेयरनेस के रूप में न्याय की बात की जॉन रॉल्स ने। वहीं आनुपातिक समानता के रूप में न्याय की किसी ने बात की? तो अरस्तु ने की। और शक्तिशाली के हित के रूप में न्याय की बात की, वो थेसीमेकस ने की। सुमेलित करना है अविच्छिन्न शांति, तो कांट ने अविच्छिन्न शांति की बात की, ये एक आदर्शवादी विचारक हैं कांट जो है। और स्वर्णिम संतुलन की बात किया जाए तो अरस्तु हमेशा ही मध्यम मार्गीय हैं, संतुलन की बात करेंगे, मध्यम मार्ग की बात करेंगे। गुफा का सदृश, ये प्लेटो से संबंधित है। और स्त्री के रूप में भाग्य, ये मैकियावेली का संकल्पना है। विकास के लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकासशील समाज को राजनीतिक एकीकरण, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय कल्याण और प्रचुरता की अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्टी टाइम ये पूछा है। ऑर्गेन्स्की से संबंधित है, और कई बार इसका क्रम ही पूछ लेता है कि इसका सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण होता है किसी भी राष्ट्र का ऑर्गेन्स्की के अनुसार, तो राजनीतिक एकीकरण होगा, फिर वहाँ पे औद्योगिकरण होगा, देन राष्ट्रीय कल्याण होगा, और तब जो है प्रचुरता की अवस्था आएगी, ऐसा ऑर्गेन्स्की मानते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रम भी इंपॉर्टेंट है, और ऑर्गेन्स्की से ये संबंधित है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है वेलेरस्टाइन की संकल्पना है। नव संस्थावाद की बात करें तो थेडा स्कोपोल की ये संकल्पना है। नव मानववाद अगर पूछ लेता तो एम.एन. राय की, और नव प्रजातंत्रवाद पूछ लेता तो नव प्रजातंत्र देखना पड़ेगा मुझे, लेकिन नौ मानववाद एम.एन. राय की है, नौ संस्थावाद थेडा स्कोपोल की है। संचार सिद्धांत की बात करें तो कार्ल डायस हैं, वान न्यूमैन भी हैं। आधुनिकीकरण हार्टिंगटन का है और वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी है। और जन समूह के अगर सिद्धांत की हम बात करें यहाँ पे, तो जन समूह का जो सिद्धांत है ये गैसेट से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। और खेल सिद्धांत वान न्यूमैन से संबंधित है। पराश्रितता सिद्धांत तो कई लोगों से संबंधित है, जैसे गुंडर फ्रैंक हैं, इमैनुअल वालेस्टीन हैं, लेनिन भी हैं इससे संबंधित, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन चूँकि कई बार पूछा है तो एक बार देख लेंगे। अगर जन समूह की बात कर रहा है, जन समूह को जो है मास कह सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कि मास कम्युनिकेशन, एक आपने वर्ड सुना होगा। तो जन समूह का जो सिद्धांत दिया वो गैसेट ने दिया है। वहीं जन समूह मानस, जन समूह को इंग्लिश में मास कहते हैं, और मानस का मतलब कि एक मेंटालिटी या माइंड। तो अगर मास माइंड की बात करें, जन समूह मानस, तो ये मिचल से संबंधित है। और अगर केवल जन समूह की बात करें तो गैसेट से संबंधित है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड ध्यान में रखेंगे। केवल जन समूह गैसेट से, जन समूह मानस तो मिचल से, या सीधे सीधे अगर मास माइंड पूछ ले इंग्लिश में जन समूह मानस की बजाय तो मिचल से संबंधित होगा। और केवल मास पूछे तो गैसेट से संबंधित होगा। अवशिष्ट की अवधारणा किससे संबंधित है? पैरेटो से। और वहीं परिचलन का सिद्धांत या अभिजनों का परिचलन पूछ ले तो परिचलन से पैरेटो याद रखेंगे आप। तो अभिजनों का परिचलन पूछ ले तो पैरेटो से संबंधित है। अवशिष्ट की अवधारणा पूछ ले तो ये भी पैरेटो से संबंधित है। ये आप देख चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। भारत में पिछड़े वर्ग के बीच विशिष्ट वर्ग की पहचान जो है किसके द्वारा की गई थी, किस समिति के द्वारा? तो रामानंदन समिति द्वारा की गई थी। वहीं पूछे कि ओबीसी में यानी पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका बीपी मंडल कमेटी द्वारा की गई थी। फिर देखते हैं अभाव की राजनीति, ये मायरन वीनर से संबंधित है। और कोई चीज़ आपको रिवाइज में मिल रहा है, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन बार बार पूछा है, तो इसलिए वो मेरे नोट्स में एक से अधिक बार भी आ सकता है। आप याद कर लेंगे, इससे आपको याद हो जाएगा।
ब्रिटिश राज के दौरान किसने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश काल के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के विचार का सूत्रपात किया था। हालांकि मूल रूप से ये विचार जो है रसिया से लिया गया है, प्रभावित है। भारतीय संविधान को सौदेबाजी की व्यवस्था किसने किया कहा है? तो मॉरिस जॉन्स ने भारतीय संविधान को सौदेबाजी की व्यवस्था कहा है। और भारतीय पूंजीवाद को धर्मशाला मॉडल राजकृष्ण ने कहा है, ये भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई थी? तो इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में की गई थी और अनुच्छेद जो है 163 इससे संबंधित है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इसकी स्थापना की जाती है अंतर्राज्यीय परिषद की, तो इसको ध्यान में रखेंगे। फिर है विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों की स्थापना हेतु लोकसभा के नियमों में संशोधन कब किया गया था? तो 1989 में 1989 में जो है 1989 में विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समितियों की व्यवस्था हेतु लोकसभा के द्वारा नियमों में संशोधन किया गया था। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, सॉरी, उन्नीस में संशोधन किया गया। इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बुक है। इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के क्षेत्र में ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। LD वाइट की ये किताब है, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अनौपचारिक सिद्धांत की बात करें तो एल्टन मियो का है। अनौपचारिक का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा कानूनों में बंधे हुए नहीं होना, अनौपचारिक है। मानव सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, तो ये एल्टन मियो से संबंधित है। एक है जैक्सोनियन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? जैक्सोनियन इनामी प्रणाली को जैक्सोनियन सिद्धांत कहा जाता है। जब हम इसमें एक वीडियो में प्रयास करूँगी इंसाइक्लोपीडिया पे लाया जाए जिसमें केवल टर्म्स रहेगा, तो उसमें थोड़ा हम उसके बारे में 4-5 स्टेटमेंट या 4-5 फैक्ट भी देखेंगे कि ये जो इनामी प्रणाली है या जैक्सोनियन सिद्धांत है, कौन से राष्ट्र से इसका संबंध है, ये डिटेल में है क्या। अभी तो हम रिवीजन कर रहे हैं नेट के लिए, ताकि नेट क्वालिफाई कर सकें आप सभी। किस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है? हु गवर्नस, इस पुस्तक में रॉबर्ट डहल ने निर्णय लेने के सिद्धांत की व्याख्या की है। कलेक्ट्रिक्स प्रिज्मेटिक समाज की उपव्यवस्था है, तो कलेक्ट्रिक्स जो है सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किस समिति ने की थी? फुलटन कमेटी ने जो है ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा की थी। किसने कहा कि सफल प्रबंधन उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन को अंतर्ग्रस्त करता है? पीटर F. ड्रकर ने ये कहा था। जॉब लोडिंग का क्या अर्थ है? तो जॉब लोडिंग का अर्थ है, जैसा कि नाम से भी देखिए थोड़ा एक्सप्रेस हो जा रहा है, अगर आपने 1-2 बार पढ़ा है तो बिल्कुल समझ जाएंगे। उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना जॉब लोडिंग कहलाता है। किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित थे? तो बर्नार्ड के विचारों से जो है सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित थे। हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है? तार्किक प्रत्यक्षवाद जो है हर्बर्ट सिमोन की संकल्पना है। किसने मिथकों और लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया? या प्रशासन के सिद्धांतों को किसने मिथक और लोकोक्तियाँ कह करके मजाक उड़ाया या उसके महत्व को कम आंका? तो हर्बर्ट सिमोन जो है प्रशासन के सिद्धांतों को लोकोक्तियाँ और मिथक कहते हैं। जोन ऑफ इंडिफरेंस की जो संकल्पना है वो किससे संबंधित है? तो सत्ता से संबंधित है जोन ऑफ इंडिफरेंस की संकल्पना। किसने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया? MP फॉलेट ने। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को क्या कहते हैं? तो उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध कहते हैं युद्ध के गैर राजकीय आयाम को। यहाँ पे कह रहा है कि दिसंबर 1943 में जो तेहरान उद्घोषणा आया था उसमें किस बात के लिए योजना बनाई गई थी? तो 1943 के तेहरान उद्घोषणा में शांति कायम करने के लिए जो है योजना बनाई गई थी। और फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को किसने जो है गढ़ा है? तो डेविड मित्रेनी ने फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ा है। एक क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है, आप थोड़ा करंट अफेयर पे भी ध्यान देंगे, कुछ 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा नहीं। जो CEPA है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, किन दो देशों के बीच 2010 में शासकीय मंजूरी दी गई CEPA के लिए, यानी कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट? तो वर्ष 2010 में भारत और जापान के बीच जो है ये संधि की गई, ये मंजूरी इसकी दी गई।
अगर 2022 में ऐसी कोई अगर इंडिया की किसी राष्ट्र के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है तो आप उसको याद रखेंगे और मैं भी अपने वीडियो में उसको ऐड कर दूँगी। व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कपलान के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है? ये मल्टी टाइम आस्किंग क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। जो मार्टन कपलान का व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत है उसमें सही क्रम क्या है जो मॉडल्स होगा विश्व का? तो पहला है शक्ति संतुलन की व्यवस्था होगी, दूसरा जो क्रम है वो है ढीली या शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था आएगी, उसके बाद कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था आएगी, उसके बाद जो है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना होगी। तो क्रम याद रखेंगे, पहला शक्ति संतुलन, दूसरा शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा कठोर द्विध्रुवीय व्यवस्था और चौथा है सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। स्टेबल पीस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये बुक बिकॉज ये केनेथ वॉल्डिंग की किताब है, तो नव यथार्थवाद से ये संबंधित हैं, तो इसलिए इनकी बुक इम्पॉर्टेंट है। स्टेबल पीस, ये राइटर ही इम्पॉर्टेंट है। सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव संख्या 1414 या 1414 का संबंध किससे है? तो सुरक्षा परिषद का जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव संख्या 1414, उसका संबंध है इराक पर एक प्रस्ताव आया था जिसमें कहा गया कि यदि सद्दाम हुसैन जनसंहारक हथियारों पे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, नहीं रोकेंगे तो या उसका ब्यौरा नहीं देंगे तो उनको उसका गंभीर परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा। 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्कबुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया? तो मार्टिन वाइट ने किया। 3 विचारधाराओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज का जो सिद्धांत दिया, जैसे यथार्थवाद, तर्कबुद्धिवाद, क्रांतिवाद, तो ये मार्टिन वाइट थे। 19वीं शताब्दी में किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ? तो क्रम विकास और क्रमवाद की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ 19वीं शताब्दी में। हीगल का कौन सा कथन सही है? तो हीगल ने एक अपना द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा कि परिवारवाद है, बुर्जुआ समाज प्रतिवाद है और जो राज्य है वो संवाद है, और जो मुक्ति मूलक है वही वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वह मुक्ति मूलक है। ये हीगल का कथन है। और अंतर विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते, ये भी सही है, क्योंकि हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उनका यही कहना है कि अंतर विरोध के द्वारा ही जो वास्तविक सत्य है वो उसका पता लगाया जाता है। तो इसलिए जो अंतर विरोध हैं वो सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं करते बल्कि सहायक होते हैं। तो ये चारों कथन, सभी कथन हीगल के संबंध में सही हैं। संवैधानिक उपागम से कौन संबंधित है? तो संवैधानिक उपागम से जेम्स फ्राई संबंधित हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल है क्वेश्चन, तो याद हो जाएगा, आई होप सो। लेखक और उनकी संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है ये। समीर अमीन, ये अल्प विकास से भी संबंधित है। समीर अमीन, एक्यूमुलेशन ऑन अ वर्ल्ड स्केल इनकी किताब है। एजी फ्रैंक की बात करें तो इनकी किताब है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। वहीं पाल स्वेजी की किताब है मोनोपोली कैपिटल, ये किताब इंपॉर्टेंट है। मोनोपोली कैपिटल जो है ये पाल स्वेजी ने लिखा हुआ है। एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला कौन था? तो हटिंगटन है, जिन्होंने एक संकल्पना दी एकल रेखीय प्रक्रिया, और इसके द्वारा इन्होंने राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती दी। तो एकल रेखीय प्रक्रिया किससे संबंधित है? हटिंगटन से संबंधित है। आधुनिकीकरण भी हटिंगटन से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है? तो सांस्कृतिक द्वैतवाद एक समाज की ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे एक ही साथ समाज में लोगों का एक आधुनिकृत वर्ग होता है और एक परंपरागत ढांचे में जकड़े रहने वाले लोगों का वर्ग होता है। यानी समाज में एक ही साथ 2 तरह की संस्कृति वाले लोग होते हैं। एक तो वो जो आधुनिकीकरण को स्वीकार करते हैं और एक वो जो परंपरागत ढांचे को बहुत ही कट्टरता से उसका पालन करते हैं, वही है सांस्कृतिक द्वैतवाद। साम्यवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसका पक्षधर कौन था? तो हटिंगटन इसके पक्षधर थे। तो ये 10 पेज हमने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नोट्स का 10 पेज और देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।